रेडी। एक मिनट से प्राइवेट करना है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। ये बोनस, ठीक ना। बोनस पाना कर्मकार का एक विशेषाधिकार है। बोनस को पाना कर्मकार का विशेषाधिकार है या प्रतिलाभ, ठीक ना। बोनस जो है, जो भी कंपनी या फैक्ट्रियों में कर्मकार को मिलता है, उसको पाना जो है उनका विशेषाधिकार है, ठीक है। अगर कंपनी या कोई फैक्ट्री बोनस डिक्लेयर करती है तो, ठीक ना। और इसे क्या, इसे मजदूरी के अंतर्गत माना जाता है। इसको जो है मजदूरी के अंतर्गत माना जाता है, ठीक ना। एक केस लॉ के संदर्भ में कल हम चर्चा कर रहे थे कि एक कर्मकार की दुर्घटना होती है, ठीक है। दुर्घटना हो गई, उसके बाद बोनस का जो है बोनस की घोषणा होती है। मतलब यह है कि एक कर्मकार की दुर्घटना होती है, ठीक है ना। दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होने के बाद 2-4-10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है बोनस की घोषणा हुई है। तो कर्मकार जो है बोनस पाने का अधिकारी है। कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले उसको कह रहे थे क्योंकि ये बोनस की जो घोषणा है वो जो है दुर्घटना के बाद की है, इसलिए पाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन न्यायालय ने ये निर्धारित किया, नहीं, जिस समय दुर्घटना हुई थी वो जो है बोनस जो है उसमें समाहित हो गया था और बोनस पाने का अधिकारी है, ठीक ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बोनस अगर है तो बोनस की घोषणा के पूर्व में भी अगर कोई दुर्घटना है, कर्मकार कोई चोट कर रही है, उसको भी मिलेगा, जो कहीं कर्मकार को भी मिलेगा, ठीक ना। इसी संदर्भ में केस लॉ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। नोट करिए, क्या नाम है? चित्रू ताली बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इस केस में चित्रू ताली की दुर्घटना हुई थी और चित्रू ताली जो है बोनस के लिए डिमांड किया, बोनस के लिए मांग किया, तो उसको बोनस नहीं दिया जा रहा था। वो इस मामले को लेकर के कोर्ट में गया
और कोर्ट ने निर्धारित किया नहीं, इसको बोनस पाने का अधिकार है, बोनस पाने का अधिकार है। ठीक ना? ये केस है AIR 1946 पटना। ठीक है? ये कि अगर बोनस दुर्घटना के बाद भी डिक्लेयर किया गया है तो जो दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार है उसको मिलेगा। ठीक ना? नेक्स्ट, कर्मकार किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है? ठीक, नेक्स्ट, कर्मकार। ठीक ना? कर्मकार किसे कहते हैं? अब कर्मकार मतलब है कोई मास्टर, नाविक, ठीक है, जो नाव चलाता है और उसके दल के सदस्य, वायुयान का कप्तान, अन्य कर्मचारीगण, विदेश में कार्य करने के लिए भेजे गए व्यक्ति कर्मकार श्रेणी में आते हैं। ठीक है? और कर्मकार की मृत्यु, जब मृत्यु हो गई तो उसके आश्रित जो हैं वो भी कर्मकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? उसके वारिस भी जो है कर्मकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? अब बात आती है जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि नियोजन जो है आपका आकस्मिक प्रकृति का अगर है, आकस्मिक का है तो कर्मकार की श्रेणी में नहीं आएगा। आकस्मिक, जैसे ये है, ये इसका मकान है, ठीक, ये क्या है? मकान है। इसी सफेदी कराने के लिए किसी मजदूर को इंगेज किया, मान लीजिए बी मजदूर है, बी को इंगेज किया। ये जो बी है ये ए का कर्मकार नहीं माना जाएगा, ये क्योंकि इसका जो नियोजन है वो आकस्मिक है। कारण यह है कि ए का जो कार्य है वो मकान की सफेदी करवाना कोई प्रोफेशन नहीं है, वो तो एक्सीडेंटल जो है इसको जो है मकान की पुताई के लिए रख लिया। ठीक ना? अगर इसका प्रोफेशन होता, ये मकान की सफेदी कराने संदर्भ में ठेका लेता, कार्य करता, एक नहीं अनेक मकानों की सफेदी करवाता, उसमें बी को इंगेज करता, तब ये कर्मकार की श्रेणी में आ जाता। ठीक ना? लेकिन चूंकि यहाँ जो नियोजन है वो क्या है? आकस्मिक प्रकृति का है। अगर नियोजन आकस्मिक प्रकृति का है तो कर्मकार की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक ना? अब
अब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है कि कोई कर्मकार जो है वो आकस्मिक नियोजन पर रखा गया, आकस्मिक प्रकृति का है जो नियोजन है या रेगुलर नियोजन। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये नियोजक के ऊपर रहता है, वो सिद्ध करे कि ये आकस्मिक प्रकृति का था, इनका नियोजन जो था वो आकस्मिक प्रकृति का। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है? नियोजक पे रहता है। अगर इसने कह दिया मैं इनका कर्मकार हूं और मेरा नियोजन आकस्मिक प्रकृति का नहीं है, तो ये नियोजक का बर्डन ऑफ प्रूफ सिद्ध करने का भार जाएगा कि ये सिद्ध करे जो नियोजन है ये आकस्मिक प्रकृति का है। ठीक ना? अगर ये आकस्मिक प्रकृति का नियोजन है तब तो क्षतिपूर्ति के लिए वो जो है वो दायित्वाधीन नहीं होगा, और अगर है तो उसके संदर्भ में उसको क्षतिपूर्ति देना है। ठीक ना? ये सेवा काल महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा काल महत्वपूर्ण नहीं है उतना। ठीक है ना? जितना उसकी कार्य की प्रकृति क्या है, आकस्मिक है या रेगुलर। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सा नियोजन आकस्मिक प्रकृति का है। ठीक है? अब आता है कि कर्मकार और ठेकेदार अंतर क्या है? कर्मकार और ठेकेदार में अंतर, कर्मकार और ठेकेदार में अंतर क्या है? ठीक है? कर्मकार जो है कोई कार्य जो होता है वो स्वयं करने के लिए संविदा करता है, सहमत होता है। ये कार्य कौन करता है? ये स्वयं करता है। स्वयं करने के लिए सहमत। और ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार को कार्य करने के लिए, कराने के लिए सहमत होता है। कार्य कराने के लिए सहमत होता है। कार्य कराने के लिए और ये स्वयं करने के लिए, एक अंतर हो गया ना। अब दूसरा क्या अंतर है इसका? कर्मकार जो होता है वो नियोजक के नियंत्रण में होता है। ठीक है? कर्मकार जो है वो नियोजक के नियंत्रण में होता है, लेकिन ठेकेदार क्या होता है? वो नियोजक के नियंत्रण में नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। वह कार्य कराने के लिए वचन देता है। ठीक है? वो उसके नियोजक के नियंत्रण में नहीं होता, वो स्वयं जो है वो अपने आप में कार्य कराने के लिए वचन देता है, उसी कार्य संदर्भ में वो अपना कार्य करवाता है, नियोजक के नियंत्रण में नहीं होता। तीसरा अंतर क्या है? कर्मकार जो है प्रबंधक के साथ जो है संविदा करता है कार्य करने की, और ये ठेकेदार जो है ये
कराने के लिए संविदा करता है। ठीक ना। ये कर्मकार और ठेकेदार में अंतर है। कोई व्यक्ति कर्मकार है या ठेकेदार है। अगर ठेकेदार है तो उसके निमित्त जो भी वो कर्मचारी नियोजित किए जाएंगे वो उसके लिए लायबल होंगे अगर कोई दुर्घटना घटती है। ठीक है ना। अब ये आपका चल रहा है आज ये आपका ये जो है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम ये जो है वो ये चैप्टर जो है आपका आज समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट पीरियड में सेक्शन 3 ये सेक्शन क्या है। ये सेक्शन 2 के तहत है। ठीक है। इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन किया गया है और उसमें तरह तरह के शब्द आए हैं। आश्रित किसे कहते हैं, कर्मकार किसे कहते हैं, मजदूरी किसे कहते हैं, प्रतिकर किसे कहते हैं, बोनस किसे कहते हैं, कोई नियोजन आकस्मिक प्रकृति का है या रेगुलर प्रकृति का है। ये सब चीजों का डिफिनीशन अध्ययन में दिया गया है जिसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन करके डिस्कस किया गया है जिससे ये शब्द जहां भी अधिनियम में प्रयोग किए जाए उनका अर्थ निर्धारण करने में कोई संदेह न रहे। एक ही अर्थ हर जगह निकाला जाए। ठीक है ना। तो